आपके साथ मैं हूं तृष्णा यादव। रविवार का दिन यानी कि आज का दिन बैठकों के दौर से भरा रहा, जहां एक तरफ यूपी सरकार तमाम तरह की योजनाएं बना रही है बजट सत्र के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से योजनाएं बना रही है सरकार को घेरने के लिए। यह जो दौरों का, बैठकों का जो दौर जारी रहा है, उसकी वजह है कल से शुरू होने वाला बजट सत्र, यानी कि कल उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू होगा। उसके पहले तमाम मुद्दों पर विपक्ष तैयारियां कर रही है, जहां पर शिवपाल और अखिलेश एक सीट पर बैठकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूरी तरह से यूपी सरकार तमाम मुद्दों को लेकर बजट सत्र में बड़ी ही मजबूती के साथ इस बार उत्तर प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत करेगी। फिलहाल आज की हमारी चर्चा भी इसी मुद्दे पर है। इस चर्चा की शुरुआत से पहले और बजट सत्र की शुरुआत से पहले तमाम जो राजनेता हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष के पास अगर सवाल है तो सरकार के पास जवाब है, लेकिन सदन छोड़ करके भागे नहीं। सदन चलने के लिए है, सदन चर्चा के लिए है, सदन में विपक्ष को मुद्दा उठाने के लिए मौका है, वो उठावे। लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि जब सदन की कार्रवाई चलती है तो हल्ला करना और भाग जाना। घरेलू बिजली का बिल माफी करने के सवाल पे, भू माफिया के नाम पर जो गरीबों को भूमाफिया बनाया जा रहा है, भूमिहीनों को भूमाफिया बनाया जा रहा है, उनको कैसे निजात मिले, इस पे चर्चा करेंगे। जातिवार जनगणना, गरीबों का इलाज फ्री में कैसे हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कैसे हो, इस पे चर्चा कराने की कोशिश करेंगे। कल विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। उस सत्र में सरकार के जुल्म, अन्याय, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों को लेकर के हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि सड़क से लेकर के विधानसभा के अंदर तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले, जिस तरह से सरकार के बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में जुड़े नजर आए हैं, तो उस पर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। बेरोजगारी जो लगातार बढ़ती जा रही है, जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी अपने विचार रखे। अगर विरोध करना हो तो हम विरोध, जब वहाँ में राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करेंगे तो उसमें हम विरोध की बात रख लेंगे। चेयर के सामने खड़े होकर के भी हम मतलब सांकेतिक तरीके से भी हम विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। नौ के टेबल पर चढ़ के गोले भी गए, ये सब मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम लोग न करें तो विधानसभा की गरिमा बेहतर रहेगी। और आपने सुना कि क्या कुछ प्रतिक्रिया राजनेताओं के सामने आ रही है, और हमारे खास मेहमान इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन सभी का परिचय मैं आपसे करा दूं। प्रदीप भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज शर्मा जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवेश शिकोही जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई ऐसे सत्र, चाहे वो यूपी सरकार के हो चाहे सेंट्रल के, आपने सत्र देखे होंगे। इस सत्र में आपने देखा जिस प्रकार से बैठकों का दौर जारी है, तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष भी तैयार है और पक्ष भी तमाम तरह की तैयारियां कर रही है। किस प्रकार से इस बार के बजट सत्र को आप देखते हैं? जी, कई सवाल उठेंगे और विपक्ष ने जिस तरीके से तैयारी की है और सत्ता पक्ष ने जवाब देने की जो तैयारी की, जो आपका प्रश्न है ये बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये बजट सत्र इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकसभा का ये चुनावी वर्ष है और यहाँ पर इस सत्र के साथ में कहीं ना कहीं वो प्रश्न उठेंगे जो लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी मुद्दे बनने जा रहे हैं। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, या जाति की जनगणना हो, या जाति से जुड़े हुए तमाम मसले हों, चाहे रामचरितमानस का मामला हो। कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं भी मामला है, वो भी प्रश्न इस सत्र में उठेंगे। खास करके रोजगार, बेरोजगारी, समिट में कितना निवेश आया, कितना खर्च हुआ, इस तरह की तमाम चीजें हैं। और आम जिंदगी की जरूरतें हैं, जैसे राजभर जी कह रहे थे कि जो एक बड़ी चीज थी, जिस तरीके से एक वादा खिलाफी की सवाल उठेगा, बिजली की दरें हैं उसके ऊपर सवाल उठेगा, किसानों की तमाम सुविधाएं देने की बात जो कही गई थी या जो सुविधाएं दी जा रही हैं उस पर मुद्दा उठेगा। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे और मैं समझता हूं ये सत्र जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव का एक चुनावी जो स्टैंड है, यहां से एक शुरुआत होगी। बिल्कुल, हमारे साथ अवनीश त्यागी जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अवनीश जी, किस प्रकार से सरकार तैयार है इस बार के बजट सत्र के लिए? देखिए त्रिशला जी, सरकार पूरी तैयार है
और प्रदेश में नए प्रदेश उत्तर प्रदेश की तैयारी का ये बजट होगा। योगी पार्ट 2 का पहला बजट है। तो ये निश्चित रूप से जो पिछले सरकार के अधूरे काम थे उन्हें आगे बढ़ाना और नए कामों को गति देना, विकास को गति देना, जो इन्वेस्ट होना है उसके लिए मार्ग तैयार करना और बेहतर से बेहतर व्यवस्था जनता को देना, इस काम को सरकार करेगी और सरकार उसके लिए पूरी तैयार है। बजट के लिए से भी तैयार है, मन स्थिति से भी तैयार है, कार्यकर्ता भी तैयार है और जनता उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। ठीक है, हमारे साथ प्रदीप भाटी जी जुड़े। प्रदीप जी, किस प्रकार से विपक्ष तैयार है इस बार अपने मुद्दों के साथ बजट सत्र के लिए और क्या कुछ मुद्दे विपक्ष के होंगे इस बार के बजट सत्र के लिए? देखिए, जैसे त्यागी जी कह रहे थे कि ये इनका दूसरा कार्यकाल का सेशन ये स्टार्ट हो रहा है दोबारा। अगर हम पहले कार्यकाल को ही देखें तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी तक पिछले 6 साल में योगी सरकार ने बहुत जगह विफल रही और 8 साल 9 साल लगभग सेंटर की सरकार को हो गया और ये काफी विफल रहे बहुत सारी चीजों में। महंगाई दर इन्होंने 8% से ऊपर लेके आ गई, इन्फ्लेशन लगभग 150% हो चुका है 2014 से लेके। बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, अगर हम नंबर्स में बात करें तो बजट के हिसाब से अगर देखें तो फिस्कल डेफिसिट लगभग 82,000 करोड़ से ऊपर चला गया, जो कि नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। पर कैपिटा इनकम, हमारी पर व्यक्ति आय जो है वो लोएस्ट है देश के अंदर, जो कि हमारे लिए बड़ी शर्मनाक है। तो हमें ये सारी चीजें देखनी है। बेरोजगारी जो जैसे मैंने बताया, अगर बजट की बात करेंगे हम तो आप ये देखिए कि हमने कर्ज इतना लिया है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 33% है। इंक्रीमेंटल ग्रोथ, क्योंकि अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल ग्रोथ लगभग एवरेज इंक्रीमेंटल ग्रोथ 2.5% है पिछले 3 साल का, अगर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो। डबल इंजन की सरकार तो वैसे सिर्फ नाम के लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसी चीजें जो हमें देखनी है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। हमें ये भी देखना है कैसे इन्होंने पेट्रोल को 100 से पार लेके जा रखे हैं, गैस 1150 रुपए से ऊपर चल रही है। ये सब मुद्दे हैं जो जनता को बहुत ज्यादा दुखी कर रहे हैं और रोजमर्रा गृहिणी बहनों को और रोजमर्रा लोगों की जो दिक्कतें आ रही हैं उन सब पे हमें जनता का और ये मुद्दे हम उठाएंगे और इसी मुद्दों के साथ हम आने वाले सेशन में अपनी बातें रखेंगे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आरएलडी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। रोहित जी, किस प्रकार से विपक्ष इस बार, सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी यही पूछना चाहूंगी कि विपक्ष के क्या मुद्दे इस बार बजट सत्र के लिए, किस प्रकार के बजट सत्र की उम्मीद करती है विपक्ष जनता के हित में? देखिए त्रिशा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। पहला बजट जो इनका था उसमें इन्होंने क्या किया उसके बारे में सवाल पूछेगा विपक्ष, जो कि विपक्ष का हक भी है और विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि आपने पहला बजट जो दिया था उत्तर प्रदेश को, अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि युवा बेरोजगार है, उसके लिए अभी तक कोई ऐसी कारगर योजना धरातल पे नहीं उतरी है। ये आपका एक तरीके का 7वां बजट है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि युवाओं के लिए आप क्या दे रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का आपने वादा किया था 2022 तक, हम 2023 में आ गए और 23 का बजट देने जा रहे हैं, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आय तो दोगुनी नहीं हुई, लागत 3 गुनी जरूर हो गई। तो ऐसी स्थिति में आप किसानों के लिए बजट के अंदर आपके पास क्या है, प्लस घरेलू महिलाओं के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए आपके पास बजट में क्या है, क्योंकि आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये के आसपास है, तो कहीं ना कहीं एक आम आदमी का बजट बिगड़ा हुआ है। तो उस बजट को कैसे ठीक किया जाए, ये भी सवाल विपक्ष पूछेगा और विपक्ष आपकी तरफ ये देख रहा है कि पूरी जिम्मेदारी से कि आप कुछ ना कुछ इस बजट में लेके आएंगे। एक जो अगली चीज़ है, छोटे व्यापारी के लिए आप इस बजट में क्या लेके आ रहे हैं, जो एमएसएमई सिक हो गई हैं उनके लिए आप इस बजट में क्या लेके आ रहे हैं। तो ये भी हम कहीं ना कहीं हमको उम्मीद है कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान देगी। इसके अलावा देखिए, अभी इन्वेस्टर समिट होके चुका है, जो कि इस लगभग अभी मुझे लगता है कि 15 दिन नहीं हुए उस इन्वेस्टर समिट को, और उसके अंदर इन्होंने दावा किया है कि 32.9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर सही में आ रहा है तो उसका भी प्रोविजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कम से कम 20% हिस्सा तो सरकार का भी बनता है।
भाई 20% का तो आपको भी टैक्स के माध्यम से उसमें कहीं ना कहीं लाभ होने जा रहा है। तो वो जो पैसा आपके पास आएगा उसके लिए आप क्या कारगर योजना लेके आए हैं कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? वो एक बड़ी रकम होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने दावे तो किए हैं बड़े बड़े, परंतु क्या धरातल पे आप उसको प्रोविजनिंग उसकी करेंगे उस टैक्स की? भाई ठीक है, वो अभी इट इज टू अर्ली टू से कि साहब वो पैसा अभी तो साहब प्रपोज हुआ है, एमओयू साइन हुए, पर धरातल पे तो उतरेगा, अगले 1 साल के अंदर ही उतरेगा। और ये बजट भी अगले 1 साल के रूपरेखा है, तो जब अगले 1 साल में उतरेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको डे 1 से उसका सरकार को उसका लाभ मिलना शुरू होगा, तो वो कहीं ना कहीं आम जनमानस तक पहुंचना चाहिए ना। तो हम इसके माध्यम से ये भी देखेंगे कि जो इनके दावे रहे हैं इन्वेस्टर समिट के या इन्वेस्टमेंट के जो उत्तर प्रदेश के अंदर दावे रहे हैं, वो धरातल पे एक्चुअल में कितने उतर के आते हैं। क्योंकि ये बजट अगर ये 10-15% खाली पिछले साल के बजट से अगर ये बढ़ा के देते हैं तो एक सवाल इनके ऊपर तो बनता है, क्योंकि आपको उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजनिंग कहीं ना कहीं करनी चाहिए कि जो इन्वेस्टर समिट के अंदर 33 लाख करोड़ रुपए लगभग के एमओयू साइन हुए हैं, उससे जो सरकार को लाभ होने आ रहा है, उत्तर प्रदेश को लाभ होने आ रहा है, उसके लिए आप क्या प्रोविजनिंग करने जा रहे हैं? ठीक है, चलिए हमारे साथ राज शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं। राज जी, आपने सुना होगा कि आराधना मिश्रा मोना अभी बजट सत्र के पहले ही बड़ी ही बेबाकी के साथ, जैसा कि वो हमेशा रहती हैं, महिलाओं के पक्ष को भी रखा। आपने पिछली बार भी देखा होगा जब महिलाओं को एक दिन का मौका मिला था तो आराधना मिश्रा मोना ने बड़ी बेबाकी से बात रखी थी। देखा जाए तो जितनी कम संख्या है उसके बावजूद भी आराधना मिश्रा मोना हमेशा सदन में भारी पड़ती हैं। इस बार कांग्रेस के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ कांग्रेस इस बार बजट सत्र में सरकार को घेरने की कोशिश करेगी? जसला जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे का ये सुनिश्चित करेंगे कि कल ये विपक्ष की बात को सुनेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये बजट सत्र हो, कोई विधानसभा सत्र हो, उसमें ये सरकार विपक्ष की बात को सुनना नहीं चाहती है। अब इन्होंने जितने भी बजट करे, 6-7वां बजट ये अब है, मूल बात ये होती है कि बजट को आम अगर देखा जाए तो 70 से 80 करोड़ जनता, या हमारी उत्तर प्रदेश की लीजिए तो उत्तर प्रदेश में 80% जनता नहीं समझती। 80% जनता वो समझती है क्या पेट्रोल सस्ता हुआ, क्या गैस सस्ता हुई, क्या खाद सस्ता हुआ, क्या भ्रष्टाचार में कमी आई, क्या यहाँ पे हमारे यहाँ महिला सुरक्षित हैं, क्या इन चीजों की बातें जब विपक्ष उठाएगा तो क्या ये सत्ता पक्ष इस बात को सुनने को तैयार है? क्योंकि अक्सर देखा गया जब भी विपक्ष का कोई भी नेता अगर सुरक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करता है, फाइनेंशियल मैटर की बात करता है, तो इनके मुख्यमंत्री धर्म पे ले आते हैं। क्या इनको ये चीज पता है कि जब तक आप धर्म से हटकर और बातें नहीं करेंगे, देश हो या प्रदेश हो, उसकी तरक्की कभी नहीं हो सकती। आज आप देख लीजिए, जैसा कि आपने कहा कि हमारी कम संख्या है, ये वक्त का तकादा है कि कम संख्या है। और एक और कहावत है, एवरी मैन हैज ए डे, हर व्यक्ति का एक दिन होता है। हम अगर आज हमारी संख्या कम है तो ये भी निश्चिंत करिए कि आप आने वाले समय में हमारी ही संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ये कांग्रेस की ही देन है कि 89 से पहले अगर आप किसी जिले से गुजरते थे तो वहां धुआं उंगलती हुई आपको चिमनियां दिखती थी, लेकिन 89 के बाद जो भी इस प्रदेश में हुआ, आप ये समझिए सारी यूनिट सिक हो चुकी हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो भारतीय जनता पार्टी का अगर आप उससे सवाल पूछो कि बेरोजगारी का क्या है, अगर आप आज सवाल पूछेंगे कि आपने 31 पॉलिटेक्निक प्राइवेट को दे दिए तो ये कह देंगे जय श्री राम। अगर आपने कह दिया गैस क्यों महंगी है, कह जय श्री कृष्णा। तो क्या ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस देश को खाली प्रदेश को खाली धर्म से चलाया जाएगा? आपकी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अवनीश त्यागी जी इस वक्त मौजूद है। अवनीश जी, सबसे अहम सवाल जो हर विपक्ष पार्टी आप पर लगाता आया है कि चाहे वो कोई भी सत्र हो, जो पक्ष है वो बोलने का मौका नहीं देती विपक्ष को, बड़ा इल्जाम है आप पर, क्या कहेंगे आप इस पर? और एक और सवाल, जैसा आपने सुना होगा कि रोहित अग्रवाल जो आरएलडी के प्रवक्ता है, उन्होंने आपसे पूछा है कि जिस प्रकार से इन्वेस्टमेंट आया है 20% जो टैक्सेस गवर्नमेंट को जाएगा उसका क्या यूटिलाइजेशन होगा, उसका ब्यौरा आप लोग किस प्रकार से देंगे? देखिए त्रिशला जी, विपक्ष क्या कह रहा है ये उनका मर्जी है, पर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसमें सभी की सुनी जाती है, सबका काम होता है, सबका विश्वास होता है और सबका विकास होता है। विपक्ष के पास क्योंकि मुद्दा नहीं है कोई, इसलिए विपक्ष इधर उधर की बातें करके मुद्दों से भागता है। और त्रिशला जी, एक चीज़ और जान लीजिए कि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा फैसला लेती है और जनता जिसको संतुष्ट करती है, जनता जिससे संतुष्ट होती है, वही पार्टी दोबारा सत्ता में लौटती है। भारतीय जनता पार्टी
अगर 37 साल बाद कोई ऐसी सरकार प्रदेश में आई है जो सरकार फिर दोबारा से बहुमत के साथ आई है, भारतीय जनता पार्टी आई है। ये तो योगी सरकार की कामयाबी है और डबल इंजन सरकार आपने जो इल्जाम लगाया अवनीश जी, आप इस बात से सीधा इनकार करते हैं कि आप लोग तो मौका देते हैं विपक्ष को। मैं कहता रहा हूँ, सबकी बात सुनते हैं। मैंने पहले ही कहा कि सबकी बात सुनते हैं। विपक्ष के पास अगर मुद्दा होगा, उसके कहने के लिए कोई बात होगी तो उसकी बात सुनी जाएगी। विपक्ष की बात सुनने का सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मादा है। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, बात सुनती है विपक्ष की नहीं सुनती, एक एक गरीब आदमी की बात सुनती है, जनता के हर वर्ग की बात सुनती है और ना केवल सुनती है बल्कि उस पर अमल भी करती है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो सबको साथ लेकर और सबका विश्वास जीतकर काम कर रही है। उसी का नतीजा देखो, जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है। जनता का प्यार जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ये उसका सबूत है। और इनसे बजट में सवाल पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं जनता का प्यार हमें मिल रहा है। इनसे पूछा जा रहा है बजट में आप क्या करने जा रहे हो, क्या अनोखा करने जा रहे हो, जनता के लिए क्या करने जा रहे हो। ये कह रहे हैं जनता का प्यार हमें मिल रहा है, भाई सरकार बन गई। अरे भाई हम जान चुके हैं आपकी सरकार मार्च 2022 में बन गई थी भाई। आप बजट आने दीजिए ना, कितने कॉलेजेस को, कितने स्कूलों को आप प्राइवेट लोगों को देंगे, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को देंगे, ये तो बताइए। जब आप नहीं हो रहा है, सबका साथ तो हुआ इस बार बजट आने दीजिए, सारी सवाल पूछा, उत्तर प्रदेश की 80% जो जनता है वो ये बजट नहीं जानती, वो ये जानती है कि सिलेंडर कितना महंगा हुआ। ठीक है, जो किसानों के मुद्दे हैं, किसानों के बिजली के बिल है वो कितने माफ किए गए, गन्ना के भुगतान कितने किए गए, तो ये बात सच है। उत्तर प्रदेश के जो बजट आने दीजिए, आप बजट आने दीजिए, हर वर्ग का सेटिस्फेक्शन किया जाएगा, सबकी संतुष्टि की जाएगी, सबका जवाब बजट में मिलेगा। और बजट में नहीं मिलेगा, सरकार की हर दिन की कार्यप्रणाली में, भारतीय जनता पार्टी की हर दिन की कार्यप्रणाली वो है जो सबको जवाब देती है, सबको संतुष्ट करती है। इसीलिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष इधर उधर की बातें करता है, कोई मुद्दा नहीं है, बातें केवल उनके पास पार्टी के पास काम करना है और कार्य जो डेवलप करी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका उसी का नतीजा है कि विपक्ष के पास जवाब तो दे दो। अभी हाल ही में 120 वर्ष जो है वो चीनी उद्योग के, एक सेकंड अवनीश जी मेरी बात सुनिए। इधर उधर की बातें करेंगे। 2 दिनों पहले मेरी बात सुनिए, चीनी उद्योग को 120 वर्ष पूरे हुए, ऐसे में जो गन्ना किसान है, मैं भी देखती हूँ तमाम जगह मिलों पे जाकर धरने दे रहे हैं, तमाम जगह उनके भुगतान नहीं हो रहे हैं, उनके लिए इस योजना में होगा अवनीश जी, क्योंकि देखिए जो किसान है वो देश की रीढ़ की हड्डी है। जी बताएं अवनीश। मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, ये रीढ़ की हड्डी कोई तोड़ दे, देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए चीनी उद्योग बहुत मजबूत हुआ है और ज्यादातर भुगतान समय से हो रहा है। 2-4 मिले जिनका कुप्रबंधन है, उनकी बात छोड़ के बाकी सब जगह 100% किसान का रेट बढ़ाएंगे। आप किसानों से जान के देखिए, मैं खुद किसान हूँ, ठीक बात है, आप खुद किसान है तो ये जवाब और वाजिब हो जाता है। किसान का रेट बढ़ाएंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी चढ़ा देती है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पता नहीं की बातें कर रहे हो, आप कह गन्ने किसान का रेट बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? कोरोना काल में एक भी किसान का गन्ना नहीं फूकने दिया, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। गन्ने किसान का रेट बढ़ाया जाएगा, गन्ने किसान का रेट बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? गन्ना किसान का रेट समय से भुगतान किया जाएगा, रेट का फैसला हो चुका है। रेट के फैसले के बारे में आपको मालूम है, बताइए ना, जनता को भी बताइए जो फैसला हुआ है, जनता को बताइए, सुविधाएं दी जाएगी। अरे मैं यही तो चाहता हूँ, अब जनता को बताइए जो फैसला हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार, और ये बताइए कि ऐसा क्या हो गया कि आप उनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, उनका रेट आपने 0 बढ़ाया, बंद करते थे। बिल्कुल अवनीश जी, आप जनता को बताइए। अब प्रत्येक चीनी मिल की क्षमता बढ़ गई है, क्षमता बढ़ने के साथ साथ भुगतान के बावजूद आप गन्ने किसान का रेट आपने नहीं बढ़ाया हो गया है और चीनी उद्योग सक्षम हो गया है कि अब गन्ना भी बढ़ा है और चीनी भी बढ़ी है, चीनी भी बढ़ी है और गन्ना का भुगतान भी होने लगा है समय से, और समय से भुगतान हो रहा है। किसान संतुष्ट है, किसान भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। देखिए सब कुछ आपने बताया, चीनी उद्योग के लिए सब कुछ अच्छा हो गया है, तो नहीं बता रहे हो रेट आपने 0 बढ़ाया, ये क्यों नहीं बता रहे हो? देखिए आप जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? आप बताओ ना कि इतना सब कुछ अच्छा हो जाने के बावजूद आप गन्ना किसान का रेट नहीं बढ़ाना चाहते हो। अब वो नहीं है, उसकी लागत 3 गुना हो चुकी है, उसके बावजूद आप उसका रेट नहीं बढ़ाना चाहते। अब जितनी मिली थी उनमें बेहतर हो रहा है काम, और बेहतर ही नहीं हो रहा, उसके बावजूद आप गन्ना किसान का रेट नहीं बढ़ा रहे हो। अरे हम सब कुछ मान रहे हैं बेहतर हो रहा है, उसके बावजूद क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप गन्ना किसान का रेट?
इसके बावजूद आप गद्दा किसान को उसका हक क्यों नहीं देना चाहते? क्यों उसकी कमी करना चाहते हो? देखिए इन्होंने तो एक धरना बना लिया है, इनको एक ही लाइन पे बात कर दी है, इनको किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, ये पूरा क्लियर हो गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इनसे सवाल पूछ रहे हैं महंगाई पे, जवाब नहीं देना चाहते, बेरोजगारी पे सवाल पूछ रहे हैं, ये जवाब नहीं देना चाहते, जवाब नहीं देना चाहते। अब आपके पास आप कठोर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी किसान मजबूती के साथ बड़ा है और 22 में भी जीता है, 24 में भी जीतेंगे और 27 में भी जीतेंगे। आपके तमाम धोखेबाजी और छलबाजी जो किसानों के साथ आप करते रहे विपक्ष के नेता, उनको अब बहका नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी गेहूं का दाम उनको मिल रहा है, गेहूं का दाम उनके खाते में जा रहा है। कि बजट में क्या कुछ है, कितने लोगों को क्या कुछ समझ में आया, लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि उत्तर प्रदेश की जो 80% जनसंख्या है उसको ये सब समझ में नहीं आता। उसको साफ साफ समझ में आता है कि सिलेंडर कितना सस्ता होगा। जब चुनाव आया था तो तमाम पार्टियां बिजली के बिल को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन हर किसी को पता है कि दावे क्या है। हाल ही में भी जो कानपुर में घटना हुई किसी से छुपी हुई नहीं है। बुलडोजर के पीछे जिस प्रकार से माँ बेटी की जान चली गई, ये तमाम मुद्दे जो है, और मैं एक पत्रकार होने के नाते विपक्ष से उम्मीद भी करती हूँ कि सदन में उठाया जाए। साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप भाटी भी जुड़े, सपा के प्रवक्ता। प्रदीप जी, जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी शूद्रों का मुद्दा लेकर सड़क पर उतरी है, देखिए जो मुद्दे होंगे जनता के बीच में, विपक्ष अगर सदन में उठाएगा तो सदन में जवाब दिया जाएगा, एक बार सदन में जवाब दिया जाएगा, बोलने का मौका दीजिए, मुद्दे पे जवाब दिया जाएगा। ठीक है, अवनीश जी हम आपके पास आएंगे, अवनीश जी हम आपके पास आएंगे, एक बार सपा को भी अपना पक्ष रखने का मौका दें। कानून व्यवस्था अवनीश जी जरा आपको ध्यान से बहुत देर हमने सुन लिया, कृपया करके विपक्ष की आवाज भी सुनने का धैर्य, विपक्ष की भी आवाज सुना करिए। एक सेकंड, एक चीज और कहा गया है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं होता तो विपक्ष को क्यों सुना जाएगा? बिना मुद्दों के आप लोग सदन में पहुंच जाते हैं क्या? उसी पे आ रहा हूँ। इनके लिए सुन रहे हैं, विपक्ष को सुना जा रहा है, विपक्ष के पास मुद्दा होगा तभी तो सुना जाएगा। हमने अपने धैर्य से आपको सुन लिया, आप सुन लेंगे, आप दूसरों को सुन लेंगे। आप हमें मुद्दा नहीं है, आप कहीं पे हमारी आवाज हर जगह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमें सुन लेंगे। एक बार प्रदीप भाटी जी को अपना पक्ष लेने दे, फिर आपको भी मौका मिलेगा। इनके लिए, बीजेपी के लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, आपने जैसे बताया पेट्रोल गैस ये कोई मुद्दा नहीं है। जैसे बात हो रही थी कि हमने सतत विकास की बात करनी है, समावेश विकास की बात करनी है। आप देखिए अभी ग्लोबल इन्वेस्टर की बात हुई, पहले तो हम जो पुरानी इन्वेस्टर मीट्स हुई हैं उन पर एक व्हाइट पेपर चाहते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि लगभग 70%, 65 से 70% काम आज तक नहीं हुआ पूरा पहली वाली इन्वेस्टर मीट पे। जो अभी इन्वेस्टर मीट हुई है उसमें आप देखिए किस तरह से समावेश विकास की बात हुई। आर्थिक विकास जो है पूरे प्रदेश में निष्पक्ष रूप से वितरित होना चाहिए, लेकिन आप देखिए लगभग 1/3 एक ही जिले को मिल जाता है, और ऐसे जिले हैं 75 जिलों में से कुछ ऐसे जिले हैं जिनके पास आधा परसेंट भी 2, 3, 4 जिले मिला के भी उनके विकास की कोई बात नहीं कर रहा है, और उनको उतना कोई निवेश भी नहीं मिला है। तो आप जो विकास का ये मॉडल जो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, क्यों हम ये गैर बराबरी खत्म करने की बात कर रहे हैं, जब हम आपके पास आंकड़े ही नहीं है कि किस तरह से कैसे विकास किया जाएगा। जब आप सबसे पहले तो आप पहली चीज है कि आप आंकड़े लेके आएंगे, आपके पास आंकड़े नहीं है। क्यों विपक्ष मांग रहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए? क्यों जाति जनगणना से आप ये शुरुआत तो करेंगे कि किसका विकास अभी कम हुआ है, किस जिले का, किस जाति का, किस वर्ग का विकास कम हुआ, उसके लिए क्या योजनाएं बनाई जाए। आप जैसे अभी आप कह रहे थे कि सभी मुद्दे, प्रदीप जी विपक्ष जिस प्रकार से लगातार शूद्रों के मुद्दे को लेकर के लगातार सड़कों पर है, आपने देखा होगा कि जल्दी ही जो नेत्रियां थी दो समाजवादी पार्टी की, ऋचा सिंह, रोली तिवारी मिश्रा, उनको भी बाहर कर दिया गया। क्या शूद्रों के मुद्दे को लेकर इस बार विपक्ष में अपना पक्ष रखेगा? देखिए इन दो मुद्दों को एक साथ मिलाना ठीक नहीं है। कुछ अनुशासन कार्रवाई होती है
जो उसके दायरे में अनुशासन की बात अगर आप कर रहे हैं तो पिछले सदन में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से भाषा की मर्यादा की धज्जियां उड़ाई गई थी डिप्टी सीएम और अखिलेश यादव में, आपके बाप और आपके बाप हो रहा था सदन में। तो भाषा की मर्यादा जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां सदन में चुनाव के दौरान भूल जाती है, भाषा की मर्यादा की बात तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, ये तो बीजेपी तो इसमें सबसे आगे खड़ी हुई मिलती है। और जैसे अभी भी त्यागी जी किसी और को बोलने का मौका नहीं दे रहे और सभी मुद्दों को दरकिनार करके ये बोल रहे हैं कि हमने आप लोगों को रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, मैं 2 मिनट का साइलेंस चाहूंगी। बड़ी खबर देखिए इस वक्त गाजियाबाद से सामने आ रही है। लोनी में निर्माणाधीन फैक्ट्री का लेंटर गिरने के चलते बड़ा हादसा, इमारत में काम कर रहे मजदूर मलबे में दबे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद में बड़ा हादसा सामने आया। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू कार्य में जुटी, लोगों की मदद से मजदूरों को फिलहाल बाहर निकाला जा रहा है। बड़ा हादसा गाजियाबाद में, घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बड़ा हादसा जो लेंटर है गिरने की वजह से हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। रूपनगर के औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां पर बड़ा हादसा, हालांकि लोगों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। निर्माणाधीन फैक्ट्री का लेंटर गिरने के चलते बड़ा हादसा हुआ। इमारत में काम कर रहे तमाम मजदूर मलबे में दबे हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। मौके पर पुलिस फोर्स इस वक्त बरामद है। वहीं लोगों की मदद से भी मजदूरों को बाहर निकाला गया है। वहीं घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। पुलिस टीम मौके पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। रूपनगर के औद्योगिक क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां पर छत का लेंटर गिरने के चलते बड़ा हादसा। संवाददाता लोकेश उस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। लोकेश, क्या कुछ पूरा मामला है, किस प्रकार से राहत बचाव कार्य जारी है वहां पर? और देखिए, अभी तक जो मजदूर दिखाई दे रहे थे उनको हटा लिया गया है। नीचे जो मलबा है उसको हटाने का फिलहाल काम चल रहा है। ये पूरी जगह घटना है, ये लोनी थाना क्षेत्र के जो रूपनगर औद्योगिक क्षेत्र है, ये वहाँ की है। वहाँ पर एक फैक्ट्री का निर्माण चल रहा था और फैक्ट्री के लेंटर डालने का इस वक्त काम हो रहा था। नीचे के हिस्से पर पूरी सेटिंग और जो सरिये का जाल था वो बिछाया गया था। जब इस पर जो मटेरियल, जो कंक्रीट का मटेरियल है वो डाला जा रहा था, उसी वक्त ये पूरा का पूरा जो लेंटर है ये भरभरा कर गिर गया। प्राइमा फेसी ये माना जा रहा है कि जो सरिया थी वो काफी दूर दूर लगाई गई थी, बहुत लंबा एक साथ लेंटर था और वहां पर कोई ना कोई जरूर कमी रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। अभी तक 4 से 5 लोगों को बाहर निकालने की जो है वो बात सामने आई है। एसडीएम और जो लोनी के एसीपी हैं वो लोग मौके पर मौजूद हैं और तमाम मशीनरीज के जरिए मलबे को हटाकर कोई दबाव उनको सबसे पहले सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जाए। करीब 4 से 5 लोग जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे वो लोग अभी तक घायल हैं, उनको पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और बचाव और राहत कार्य जारी है। फिलहाल अभी तक किसी के भी जो डेथ है उसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है यहाँ पर, ना ही प्रशासन के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। लेकिन ये बात जरूर है कि बेहद बड़ा हादसा है, बहुत बड़े एरिया के अंदर ये फैक्ट्री का लेंटर ढालने का काम किया जा रहा था। और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया लोकेश। और हमारे साथ एक खास मुद्दे पर हमारे खास मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और आप सभी के पास एक बार मैं फिर से वापस आना चाहूंगी। प्रदीप भाटी जी, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से अब विपक्ष पर ये आरोप भी लगा दिया है पक्ष ने कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं होता, और पिछले बार आप लोगों ने बजट सत्र देखा होगा जिस प्रकार से भाषा की मर्यादा को भी क्रॉस किया गया था। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता क्या उम्मीद रखे विपक्ष से कि किस प्रकार से विपक्ष मजबूती के साथ जनता का जो मुद्दा है वो सदन में रखेगी? देखिए, विपक्ष अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। विपक्ष सत्ता पक्ष की भी ये जिम्मेदारी कि विपक्ष को सुने। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ त्यागी जी किसी और को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, और जो उनके सामने हम मुद्दे रख रहे हैं वो उसको दरकिनार करके वो और ही यही बात करने में ज्यादा है कि हम पहले इलेक्शंस जीत गए हैं। आप ये बताइए, जो पक्ष ये कह सकता है कि हम 140 करोड़ लोगों का हमारे साथ है, जिससे 22 से 23 करोड़ लोगों का वोट मिला हो और वो 140 करोड़ लोगों के वो साथ होने का दावा करता हो, तो वो लोग किस तरह का जनता में भ्रम फैलाते हैं, आपको इसी से पता चलता है। हम पूरी जिम्मेदारी से हम विपक्ष के रूप में हर मुद्दा जो उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हो रही हैं, आपने बहुत ठीक कहा, जो घटना कानपुर की देहात की हुई है वो घटना हो, चाहे बदायूं से लेकर अभी तक जितनी भी घटनाएं हो, इन सारी घटनाओं को विपक्ष उठाएगा। बेरोजगारी की बात करेगा, किसानों की बात करेंगे, हम मजदूरों की बात करेंगे,
और जो भी इन्वेस्टमेंट्स जो भी हम बात कर रहे हैं उन जो आए हैं उनको हम ये चाहते भारतीय जनता पार्टी उनको MOUs को पब्लिक क्यों नहीं करती है। आप हमें पता चले कि आप कितने खोखले वादे करके जनता को ये भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। हम भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हो, लेकिन जो झूठा आप जो आपने एक बवंडर बनाया हुआ है झूठ का, इस खोखले विकास को हम जनता के सामने दिखाना भी चाहते हैं कि क्या हो रहा है। बेरोजगारी में आप देखिए 2 से 3 करोड़ बेरोजगार शहरों में और 5 से 6 करोड़ बेरोजगार सिर्फ इसके अंदर। आप देखिए त्यागी जी, आप बीच में कृपा करके बीच में नहीं बोले, देखिए मैंने आपको बीच में नहीं रोका है। कृपा करके थोड़ी सी विपक्ष की भी बात हो जाने दीजिए। गवाह हूं जब विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी, आप बात इस तरह से वहां विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता था, ना उनको सुना जाता था। आज वो व्यवस्था नहीं है, आज आग बबूला हो जाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है, विपक्ष इधर-उधर की बातें कर रहा है। आपने खुद जैसे त्रिशला जी आपने याद दिलाया कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के भीतर भी आवाज उठाने वाले पे किस तरह से कार्रवाइयां हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी के दिन वो ना होते। भारतीय जनता पार्टी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के आप किसी मुद्दे पे बात नहीं चाहते हैं। हर व्यक्ति का हर व्यक्ति बेरोजगारी की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि विकास का कम बंटवारा हुआ है, आज भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सबके बंटो। मेरी बात सुनिए, आप लोग एक एक करके अपना पक्ष रखेंगे तो शायद दर्शक भी आपके पक्ष को सुन पाएंगे। अवनीश जी, सबसे पहली बात रोजगार को लेकर मैं आपसे पूछूं। सेकेंडरी, इस बार महिलाओं को लेकर इस बजट में क्या कुछ खास होगा? क्योंकि कानपुर में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो वाकया सामने आया है, आपको भी पता होगा, वहां पर इस वक्त जो डीएम है, डीएम का आपने देखा होगा बहुत समय किस प्रकार से बिजी थी। किस प्रकार से महिलाओं को लेकर खास होगा इस बजट में, ये बताएं आप। देखिए त्रिशला जी, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर वर्ग का, समाज के हर वर्ग का, कमजोर से कमजोर वर्ग का पूरा ध्यान रखा जाता है। और खास तौर से महिलाओं को सुरक्षा देने का काम, निर्भय बनाने का काम, उनको आत्मसम्मान का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी के शासन में जो होता था वो किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए महिलाओं का सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी इसी के बल पे, महिलाओं के सम्मान के बल पे, महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर ही सत्ता में दोबारा आई है और दोबारा बनी रहेगी। महिलाओं के पास गलत घटना होती है, उस पर कार्रवाई की जाती है, तत्काल कार्रवाई जाती है। दोषी कभी बर्दाश्त नहीं किए जाते। अपराधी आज छोड़ के भागे हैं और विपक्ष के पास गाना बजाने के अलावा कुछ नहीं है। बाजा बजाने के अलावा उनके पास गन्ना किसान का रेट क्यों नहीं बढ़ाया, उस पे बात नहीं करते। जनता के पूछ रहे बेरोजगारी क्यों नहीं कम कर पा रहे हो, उस पे बात नहीं करते। महिला सुरक्षा पे बात नहीं करते। बस सब कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, राम राज्य आ गया, स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जनता को नहीं दिख रहा है, इनको दिख रहा है। इनके लिए तो राम राज्य आ गया। रिटायर होने के बाद भाजपा प्रवक्ता बनके मलाई चाट रहे हैं कि इनके लिए तो राम राज्य आ गया। भाई ये जनता के लिए तो लिया राम राज्य जा रही है। सबको बराबर सड़कें मिली है, सबको बराबर अनाज मिला है, सबको बराबर शौचालय मिले हैं, सबके मकान बने हैं, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना परिवारवाद के। अगर किसी सरकार ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नौबत पे लेके आ गए कि उनको भारतीय जनता पार्टी को मिला है, प्यार मिला है। इससे ज्यादा बड़ी दुर्गति आप देश के प्रदेश की क्या करें? के बाद जनता के लिए इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति के मायने बदले हैं और राजनीति की दिशा और दशा बदली है। खाली है विपक्ष केवल कुछ नोचने के अलावा और ढिंढोरा पीटने के अलावा, गलत आरोप लगाने के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। और तमाम करके देख चुके, इससे मिल उससे मिल उससे मिल, कहीं कुछ गडाल करने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ आ रही है, 24 में भी आ रही है, 27 में भी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ और जनता का प्यार जब भी मिलता है, लोकतंत्र में जनता उन्होंने रटी लाइन वो बहुत जेनरिक बात कर रहे हैं। कुछ जो मुद्दे हमने उठाए उन पे वो बात करें, उसके बारे में बताएं। आप बात कर रहे हैं जिस देश में असमानता इतनी ज्यादा फैल गई है कि 65% संपत्ति 5% लोगों के, अमीर लोगों के पास है, उस देश में आप समानता की बात कर रहे हैं।
देखिए मैंने साफ साफ शब्दों में यहाँ पे थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अवनीश जी, आप पहले तो पॉइंट जवाब दीजिए और मैंने साफ साफ शब्दों में भी यहाँ पर कहा कि जो उत्तर, मैं फिर से एक बार वही रिपीट करूंगी कि महिलाओं के लिए क्या है, हाल ही में जो घटनाएं महिलाओं के साथ हुई वो किसी से छुपी नहीं है, किसानों के लिए क्या है, रोजगार के लिए क्या है। जाइए देखिए, तमाम अक्सर जो युवा है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, बेचारे बसों में भर भर के आते हैं एग्जाम देने, तमाम एग्जाम रद्द होते हैं। रोजगार का बताइए ना, इस बजट में रोजगार के लिए क्या कुछ खास होगा, उस पे बताइए ना। आप लोग क्यों मुद्दे से भटक रहे हैं? सलाह जी, मैं मुद्दे से नहीं भटका रहा हूँ, मुद्दे पे ही डटा हुआ हूँ मैं कह रहा हूँ कि जनता का प्यार कब मिलता है ये बताइए आप। जब जनता की मन की बात होती है, जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं, इस तरह से आज मुखिया फर्जी नहीं हो रही है, पूरी बात हो रहा है भाजपा सरकार में। आज परिवार के घर से कोई शब्द नहीं जाता है। आप मुझे बताइए, आज योग्य कर्मचारी, योग्य क्या तमाशा बना के रखा है? घोटालों की बात करें, जो घोटाला चल रहा था जिसमें ईडी ने 22 लोकेशन पे यूपी में छापे मारे, हो रहा है ये कहने से थोड़ी ना अच्छा होता चलिए ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। आपने क्या कहा, जनता किसको प्यार देती है? अवनीश जी मेरी बात सुने, समय की कमी, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, हमें उनका भी पक्ष जानना है। आपने कहा जनता का प्यार हमें मिल रहा है तभी हम सरकार में, मैं इस बात से कंप्लीटली एग्री करती हूँ। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोबारा उत्तर प्रदेश में आई है, ऑब्वियसली उसे जनता पसंद करती है, वो तभी आई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो जनता आपको पसंद की, जिस जनता ने आपको सत्ता की कुर्सी दी, बीजेपी को दोबारा उत्तर प्रदेश में लेकर आई, उस जनता के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है? उन महिलाओं के साथ जो हुआ उसका इंसाफ क्या है वो बताइए ना आप। जो जनता आपको पसंद की उसके लिए आप क्या करेंगे ये बताइए, बार बार मत बताइए पसंद की। ये जनता है अवनीश जी, पसंद बताए। अब मेरी बात सुनेंगे आप जी? बजट आने वाला है, परसों बजट आ जाएगा, हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, कोई छूटेगा नहीं, ना प्रदेश का कोना छूटेगा, ना समाज का कोई वर्ग छूटेगा। आपने कोने सारे छोड़ दिए, ये मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। आपने और उसी के आधार पे बजट बनेगा। एक तिहाई गन्ना किसान का रेट बढ़ाओगे, को नया उत्तर प्रदेश बनाना है। गन्ना किसान का जो आज आप 50 रेट बढ़ाओगे, पॉलिटेक्निक तो बेच दिया आपने, इसीलिए नहीं रहेगा है कि छात्र का क्या ध्यान रखेंगे आप? पॉलिटेक्निक बेच दिया आपने और केंद्र सरकार का समर्थन। 31 पॉलिटेक्निक आपने प्राइवेटिज्म कर दिया, उसका काम क्या है? आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर है, 10% फीस बढ़ा दी, हुई है, बिजली का उत्पादन बढ़ा है। मेरी बात सुनिए अवनीश जी, अभी जो इन्वेस्टर समिट संपन्न हुआ है उसको लेकर क्या कुछ ब्यौरा रखेगी भारतीय जनता पार्टी? ये भी बता दीजिए बेरोजगारी दर 4.7 पे पहुंच गया है, निवेश आ रहा है, आप सबका विकास करने के लिए जब निवेश बढ़ाना है, निवेशकर्ता बुलाए गए हैं तो उनका कार्य एक तरह से कार्य योजना तैयार है, उस पे काम होगा। कोई निवेश कोई नहीं हो रहा है, वो सिर्फ पिकनिक बनाई है आप लोगों ने। आपको आने वालों में खाना खा लिया है, पे उतरेगा प्रदेश के कोई मतलब नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बनेगा। आप थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार करिए बजट का, बजट में सब चीजें मिलेंगी। ठीक है, 7 साल से धैर्य तो रख रहे हैं। हमारे साथ पत्रकार नवेश शिकोही जी जुड़े। नवेश जी अभी जनता तो हम भी हैं उत्तर प्रदेश की। मेरी बात सुनिए 2 मिनट। नवेश जी आपने इस पैनल पर डिबेट भी सुना और पिछली बार का आपने सत्र भी देखा होगा कि किस प्रकार से भाषा की मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया, किस प्रकार से डिप्टी सीएम और विपक्ष से अखिलेश यादव जिस प्रकार से तीखी नोकझोंक करते हुए नजर आए। और इस बार देखिए शिवपाल अखिलेश यादव एक ही सीट पर बैठेंगे। आज हाई लेवल की जब मीटिंग हुई है तो मीटिंग भी शिवपाल यादव ने ली है। कितना मजबूत विपक्ष में होगा और क्या जनता इस चीज की क्या उम्मीद कर सकती है कि इस बार भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखे, एटलीस्ट जनता के हक की बात पक्ष भी करे और विपक्ष भी करे, क्योंकि अच्छा खासा सीट जनता ने विपक्ष को भी दिया है इस बार विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल, पहले तो महत्वपूर्ण बात जो मुझे लग रही है कि वित्तीय वर्ष 23-24 पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इस बजट का साइज बहुत बड़ा होगा, जनता को लुभाने वाला होगा, जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ा होगा, ताकि जनता कहीं ना कहीं विश्वास से जुड़े। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि इस बजट के इस सत्र के बाद में, इस वर्ष के बाद में लोकसभा चुनाव का एक माहौल होगा और जनता को प्रभावित करने वाली योजनाएं होगी और उसको जमीन पर सरकार उतारने की कोशिश भी करेगी। ये पॉलिटिकल स्वार्थ भी हो सकता है और एक गुड गवर्नेंस भी हो सकती है, लेकिन मेन चीज यह है कि वो कितना बड़ा साइज हो
और क्या क्या योजनाएं हो, ये डिपेंड नहीं करता। आपकी डिबेट में एक बात निकल के आई जो शर्मा जी ने उठाई और आपने उस बात को दोहराया, बिल्कुल सच बात है। आम जनता कोई ना बजट का साइज जानती है ना ये जानती है, वो एक दिन अखबार पढ़ती है उसके कुछ नहीं, वो ये देखती है कि पिछला बजट जो आया था उसमें बड़ी बड़ी जो बातें की गई थी, जमीन पे कितना उतरा, कितनी महंगाई पे काबू किया गया, कितनी फैक्ट्रियां लगी, कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिससे उनको रोजगार मिला, ये तमाम बातें वो देखती है और उसको महसूस करती है। उसमें ना कोई प्रवक्ता का बयान, ना कोई डाटा और कुछ भी नहीं, जनता उसको खुद झेलती है और उस हिसाब से रेस्पॉन्स देती है। जो हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता का विश्वास बिल्कुल सही है, लगातार जनता ने विश्वास किया, लेकिन एक बात भाजपा को महसूस करना चाहिए और इस बात के लिए सतर्क होना चाहिए कि अति विश्वास भी बहुत घातक होता है। जनता जिस पर विश्वास करती है उसी पर गजबनाक भी हो जाती है, इस बात को देखना होगा। एक और बहुत अहम बात यह है कि मुझे लगता है कि यह बात रोहित जी ने यहां पर उठाई और मैं समझता हूं इस बजट में इस बात को ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि जहां पर निवेश की बात हो रही है, बड़े प्रोजेक्ट लगने की बात हो रही है, पूंजी की बात हो रही है, वह छोटा व्यापारी सचमुच परेशान है। इस बात को चाहे भाजपा और या सरकार सर्वे करके देख ले, जो छोटा व्यापारी है वो कुछ चीजों से परेशान है, इसको महसूस करना चाहिए। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार वो जरूर इस बजट में कुछ उनके लिए ऐसा करेगी, चाहे वो सब्सिडी की बात हो, चाहे सहयोग की बात हो, क्योंकि जिस तरीके से एक नया सिस्टम हो गया, जिस तरह से एक ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, तमाम मुद्दे हैं, वो उसके उतना समय नहीं है बताने के लिए, वो रोहित जी आगे कभी बताएंगे। वो समस्याएं बहुत हैं और छोटा व्यापारी जो है, एक बात को भाजपा को याद रखना चाहिए, उनका कोर वोटर है, वो साथ देने वाला है जिसने तब साथ दिया था जब भाजपा का नामो निशान नहीं था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं छोटे व्यापारी की तरफ ध्यान देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, किसानों की बात जहां तक आ रही है, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब मथा गया था पूरे प्रदेश की जनता को, तो एक समस्या निकल के सबसे बड़ी आई थी और इसको प्रधानमंत्री जी ने संज्ञान लिया था और वादा किया था कि किसान परेशान है छुट्टा आवारा जानवरों को लेकर। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे, कुछ ऐसी कोशिश की जाएगी, चाहे गोबर के प्लांट लगेंगे कि वो समस्या खत्म हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी सर्वे और जमीनी रिपोर्ट सामने आ रही है, गौशालाओं की कमी है, किसान परेशान है, गौवंश कहीं ना कहीं भूखा है, ये सारी चीजें भी बजट में आना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता गौशाला की तस्वीर आप खुद देख रहे होंगे नवेद जी, तमाम गौशाला जिस तरह से बनाए गए हैं, गौशाला में जिस तरह से मृत्यु हो रही है गौवंशों की, वो भी किसी से छुपी नहीं। बजट नहीं है, तमाम जनपदों में बजट नहीं है, बजट नहीं है, या फिर छोटे लेवल पे क्या हो रहा है, आपने तमाम जनपदों में आस्था भी आहत हो रही है और किसान भी आहत हो रहे हैं, वादे भी कहीं ना कहीं तमाम जनपदों में देखा होगा कि लोग मजबूर हैं सरकारी विद्यालयों में गौवंशों को बंद करने के लिए। किसकी लापरवाही है ये? गौवंशों पे नियंत्रण क्यों नहीं किया जा रहा? जब गौशालों के लिए इतना भारी भरकम पैसे जा रहे हैं तो आखिर क्या वजह है कि सारे गौवंश सड़कों पर नजर आ रहे हैं? इन तमाम मुद्दों पर अवनीश जी आप क्या कहेंगे? गौवंशों के मुद्दों पर किसान के सबसे बड़ी दिक्कत के सबब बने हुए हैं, ये मुद्दे है ही नहीं उनके लिए। देखिए अवनीश जी, नवेद जी ने जो बातें उठाई हैं, देखिए नवेद जी ने जो बातें उठाई हैं मैं उससे काफी इत्तेफाक रखता हूं, पर सरकार की पैनी नजर हर मुद्दे पे है, हर वर्ग पे है। मैं नवेद जी को याद दिलाना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, ये योगी ही सरकार है जिसने पटड़ी वाले, खोमचे वाले, उनके लिए विशेष योजनाएं दी। ये भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशीलता ही है कि जिसने कोरोना जैसे काल में गरीब आदमी को भूखे नहीं मरने देने का संकल्प लिया था। हम किसान पे पूछते हैं जवाब नहीं देते हो, वरिष्ठ पत्रकार गौवंश पे पूछता है जवाब नहीं देते हो, अरे जवाब किस पे देना है भाई? हमसे क्यों बुलवाते हो? मुद्दे पे भी देने। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मौन होकर बैठ जाए, फिर मुझे बोलना पड़ता है। आपको तो जो बोलना है वही बोलना है, आप तो 4 लाइन लिख के आ गए मुझे लगता है। जो किसानों की जो बातें उठाई हैं, आप किसान से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद किसान हूं और किसान बेहतर जानता हूं। आपका ताल्लुक बहुत ज्यादा है, बताओ ना, किसान का दर्द बेहतर जानता हूं और किसान का दर्द की दवा केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। अरे भाई मैं गन्ना किसान की लड़ाई लड़ रहा हूं, केवल घोषणा दवा, लेकिन आपके सवाल का जवाब भी देना चाह रहा हूं। गोवंश वाला, गोवंश की समस्या, गन्ने किसान की फसल का रेट कब बढ़ाओगे? बहुत सीधा सीधा सवाल है, क्या आपको बात समझ में आ रही है अवनीश त्यागी जी? सामने आएंगे, गन्ने की फसल का रेट क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? नए किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, जो समस्या जो आप बता रही हो, क्या इससे ज्यादा साफ मैं बोल सकता हूँ? नजर रखे हुए हैं मुख्यमंत्री जी की पैनी नजर है, इससे ज्यादा साफ मैं बोल सकता हूँ और उस पे क्या अभी आपको ये बात समझ में नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? चिंता करना हमारा काम है, समझ में नहीं आती, चिंता नहीं समाधान करना भी हमारी जिम्मेदारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदारी कर रही है। और नवेद जी की मैं दूसरी बात से कहूंगा
अरे नवेद भाई जी ने बोल जिस मैं बात रहा को हूँ, कहा कि नवेद जी की गरीब दूसरी का नहीं, बात हर पे वर्ग आप का, बात करेंगे। हर वर्ग का ध्यान अरे केवल हम भैया ही ये हैं। क्या आप है? दूसरों की बात ऋषा नहीं जी सुन रहे क्या हैं, रोहित जी है? आप बीच में भाई बोलते इनका हैं। एक आप रटा लोग रटा बोलते हैं एक कि सेकंड, भाई, एक अगर आप बोलोगे तो मैं भी अवनीश नहीं जी, बोलूंगा। अभी आपने आप कहा- बात ही नहीं सुन रहे हैं, अभी मैं जवाब दे रहा हूँ। अवनीश जी अभी आपने कहा कि जब मैं सदन उनका में जवाब दे रहा हूँ, विपक्ष के क्योंकि पास आपके कोई पास मुद्दा कुछ नहीं क्या है, मेरे केवल पैनल शोर पे मचाने भी के क्या लिए आप रोहित टीवी पे आते अग्रवाल हैं। जी का मुद्दा आपको जवाब देने लायक नहीं लग रहा? बस बात का साफ साफ जवाब दे दे मुझे। आप उन्होंने किसानों के हक की बात जब कही मैं ना, जवाब उस बात दे- का सीधा जवाब तिरसला दीजिए। जी, जी तिरसला जी, जब पहले इनको सुनने का मादा दीजिए, जी जवाब मैं जब दूंगा, जब ये सुनेंगे तभी तो जवाब दूंगा। आप जब इनको भी चाचा जरा की- समझा दीजिए। जब चाची आप की इनको मूछें डिबेट में होंगी, अगर बुला तब के आप जवाब समझाइए देंगे। कि सुने। जब चाची जब की मैं मूछें बात निकलेंगी बता तब रहा आप हूँ, जवाब ये देंगे। बीच में अरे ये टक्कर कौन करने सा तर्क लगेंगे, है? ये जब बीच ये में किस बोलेंगे तरीके का छह साल तर्क मैं है? कहे सुनूंगा भाई। मतलब आप क्या मैं भी कैसे यही रट बात के आए हो करूंगा, क्या? ये बोले, मैं बोलूं कैसे फिर रट के डिबेट आए हो की बात क्या? की है। क्या मैं डिबेट डिबेट के की आने बात से बता पहले रहा हूँ, वो मैं वॉकमैन बता रहा लगा हूँ के किसानों कैसे की बात। रटी है क्या? मैं किसानों बस की यही बात बोलना बता है रहा हूँ, मैं मुझे। आपके सवाल का जवाब भी अरे दे रहा हूँ। किसान के मुद्दे मैं पे कह बात रहा हूँ, करते हैं, आपके पास किसानों जवाब का नहीं है। धंधा, किसानों युवा की के बात मुद्दे पे मैंने बात बताई करो, आपके इनको। पास जवाब नहीं है। मैं- छोटे ये व्यापारी बीच पे में आपके बोल पास रहे हैं जवाब ना, नहीं ये है। ना मेरी महिला सुन रहे हैं, सुरक्षा ना पे अपनी आपके बता पास रहे हैं। जवाब नहीं है। ये केवल तो अच्छा, गवर्नमेंट पे भी केवल- आपके पास जवाब केवल नहीं है। एक्साइज और गवर्नमेंट सेस क्यों करेंगे। मुक्का मर रहा है, ये इस पे भी केवल आपके पास उनका जवाब मुद्दों नहीं से है। कोई मतलब अरे नहीं है। जवाब किस ना पे इनका है कोई आपके मतलब। पास? ये तो बता इनका दो। मतलब होता तो ये सुनते किसी की और समझते, इनको समझ नहीं आ रही है। नहीं, हमको केवल तो बोलने समझ का नहीं काम आती कर है। रहे हैं। हमको तो मैं इतना बता समझ में रहा आता है हूँ कि कि गन्ना किसानों किसान का आपने की रेट नहीं हमदर्द बढ़ाया। भारतीय त्यागी जी, जनता आप बताओ ना, पार्टी गन्ना किसान का है। रेट क्यों नहीं बढ़ाया? भारतीय जनता पार्टी ने आप किसानों blunt की छोटी question छोटी है बातों का आपसे, ध्यान दिया है। आप सब जवाब गन्ने की दीजिए। पर्ची मोबाइल पर जा रही है, एक्साइज किसानों अरे को इनसे एमएसपी पूछ पे रहे दाम मिल हैं रहे कि हैं। भाई साहब किसानों की हिंदुस्तान की बात राजधानी क्या है? खरीद होने ये लगी कह है। रहे हैं पाकिस्तान में उसको भुखमरी किसान फैली ली है। जा रही है। अरे ये भी अब कोई किसान सवाल का कोई जवाब संकट हुआ? में नहीं है। मतलब इनसे चलिए। हिंदुस्तान की मैं आपसे राजधानी ठीक है। पूछी जा रही ठीक है। है, ठीक है। इनको एक पाकिस्तान सेकंड, में आप भुखमरी साइलेंस फैली रहोगी। है। एक आप सेकंड, अपना प्रदीप जवाब सुन पाटिल रहे जी, हैं, आपको तो केवल एक बोलने सेकंड, से अवनीश मतलब जी, है। अवनीश जी, एक आप सेकंड, एक बोलिए। सेकंड। बजट सत्र और विपक्ष, जिस प्रकार से विपक्ष एकजुटता दिखा रहा है, जिस प्रकार से लगातार हाई लेवल मीटिंग के दौर चल रहे हैं, शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, किस प्रकार से तैयार है विपक्ष सदन में पक्ष को एक घेरने सवाल के लिए? छोटा सा इनसे, क्योंकि ये बात बहुत देर से घुमा रहे हैं। ये बता दीजिए, पेट्रोल एक्साइज पे जो 100 रुपए पे आपने 30-30, 35-35 की लूट मचाई है, आम जनता का पैसा की जेब खाली कर दी है, उस पे क्या देंगे बजट में? आप यही बता दीजिए। गैस नहीं और देंगे, बता पेट्रोल दिया डीजल उन्होंने, पे कुछ बता नहीं देंगे। दीजिए बस। बाकी तो आपसे उम्मीद कोई की भी नहीं जा सकती है, कुछ क्योंकि नहीं आप देंगे। बात सिर्फ गोल गोल घुमा रहे हैं और उत्तर नहीं देंगे। चलिए, ठीक है, दादाजी, प्रदीप पाटिल जी, जो दादाजी, मुद्दे आपने मैं यहाँ आपको बताऊंगा उठाए, उम्मीद हम ये भी ये करते जो- हैं कि ये जिस जो- प्रकार से ये एक जो सेकंड कह रहे हैं हाई लेवल कि मीटिंग इनको की जो बजट दौर है, प्रस्तुत वो करने इस की वक्त तरीका आना प्रदेश में चल चाहिए रही है, कि चाहे वो बजट किस पक्ष तरह हो, से रखा चाहे जाता वो है, बजट विपक्ष में हो, किस तरह से एकजुटता रखा जाता दिखाई जा है। रही है, बजट से तमाम पहले कोई गठबंधन, बातें नहीं तमाम बाहर होती चाचा भतीजे हैं। सब बजट एक हो जब रहे हैं। आएगा एक तो सेकंड आपको पता अवनीश लग जी, जाएगा। एक सेकंड तब अवनीश होगा, जी, होगा, हम आप उम्मीद बजट को करते हैं जानिए कि ना इस कैसे बार रखा जिस जाता प्रकार है। से अवनीश आप त्यागी बजट ने के- कहा है कि विपक्ष के पास तो सदन में मुद्दे ही नहीं होते, इसलिए सुना नहीं जाता है विपक्ष को। हम इस बार उम्मीद करते हैं कि तमाम जो एकजुटता दिख रही है, प्रदेश में मीटिंग्स चल रहे हैं, ये एकजुटता कल सदन में भी देखने को मिले। और सबसे अहम बात, प्रदेश की हर एक जनता जो चाहती है, जो भाषा की मर्यादा है, वो इस बार सदन में जनता जो है मर्यादा के रूप में ही देखना चाहती है, एक बाउंड्री के अंदर ही देखना चाहेगी। हालांकि देखिए, तमाम जो मीटिंग्स है, तमाम जो तैयारियां हैं, वो शुरू हो गई है। कल बजट सत्र शुरू होगा और आज की हमारी चर्चा भी आपने सुनी होगी। कल और जानकारी के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए भारत समाचार।